पिछले एपिसोड में हमने रेड बटरफ्लाई के पास्ट के बारे में बताया गया था कि आखिर किस तरह से उसने जन्म लिया, उसके जन्म के टाइम क्या क्या हुआ था और किस मजबूरी की वजह से उसकी सीनियर को फोर अलायंस के साथ वॉर में भेजा गया। जिसके बाद वहां पर रेड बटरफ्लाई भी आ चुकी थी जिसने फोर अलायंस के सभी लोगों के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। वू टाई ने अपने ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों के साथ फाइट भी की थी, लेकिन रेड बटरफ्लाई का जो लॉर्ड मैसेंजर होता है उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को वहां पर खत्म कर दिया था, जिस वजह से पूरे के पूरे फोर अलायंस के लोग घबरा जाते कि अब तो यहाँ पर उनका ड्रैगन ये खत्म हो गया तो उन्हें कौन बचा सकता है, उन्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा और अब यहाँ पर उनका मरना मानो तय है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फोर अलायंस के सारे लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे होते हैं ताकि कम से कम वो अपनी जान तो बचा ले, वरना यहाँ पर रहकर तो वो पक्का मारे ही जाने वाले हैं। जितने लोग भी वहां से भाग रहे थे उन्हें देखकर तो रेड बटरफ्लाई को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए उन सभी के पीछे भेज दी थी ताकि अपनी पांचों एलिमेंट के स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी वो यहाँ से जाने ना दे। एक के बाद एक करते हुए सभी एलिमेंट की स्पिरिट वहां पर आ रही थी, लेकिन वो टोटल 4 ही होती है। उन सभी ने वहां पर आने के बाद जितने भी लोग थे वहां पर सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस चीज को देखकर रेड बटरफ्लाई का दिमाग फिर जाता है कि अरे मेरी 4 स्पिरिट कैसे हो गई, 5वीं वाली स्पिरिट कहाँ चली गई, टोटल 5 थी ना, तो 5वां कहाँ चला गया। उधर फोर अलायंस का जो एक एल्डर था वो सभी अपने सेट वालों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक एलिमेंट वाला बीस्ट आता है जो उस बेचारे एल्डर की वहां पर जान ले लेता है। बहुत बुरी तरीके से वो एल्डर वहां पर मर चुका था। इसके बाद देखते ही देखते पूरा का पूरा फोर अलायंस बिल्कुल तबाह हो चुका था। वहीं डार्क सोल सेट वाला जो बंदा होता है उसके पास भी एक एलिमेंट वाला बीस्ट आ चुका था। वो भी वहां पर आने के बाद उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। डार्क सोल सेट का बंदा कोशिश तो करता है लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रह चुकी थी क्योंकि सभी लोग यहाँ पर कमजोर पड़ रहे थे और एलिमेंट के बीस्ट वहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे क्योंकि रेड बटरफ्लाई के आने से तो उनकी पावर और ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसीलिए वो देखते ही देखते यहाँ पर बिल्कुल खून की दरिया बहा देते हैं। चारों तरफ वैसे ही बर्फ गिर रही थी और बर्फ पे तो खून साफ दिख रहा होता है। इतने लोग यहाँ पर मरे थे जिसकी गिनती करने में ही दिन निकल जाए। फोर अलायंस के जो 9 पावरफुल कल्टीवेटर थे एक के बाद एक करते हुए वो सारे लोग भी मारे जा चुके थे। शायद ही उन पावरफुल 9 लोगों में से कोई ना कोई एक जिंदा बचा होगा। इस चीज को देखकर वहां गुफा के अंदर से कह रहा था कि वो तो बहुत अच्छा हुआ अर्थ एलिमेंट का जो ड्रैगन मेरे पास आया था उसकी मदद से मैंने उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी बदौलत मेरे पास अब इतनी पावर आ चुकी है कि मैं ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ, वरना तो मैं यहाँ से ना ही बाहर निकल पाता ना ही यहाँ से कुछ और करने में मुझे परेशानी आ सकती थी। और अब यहाँ से वू टाई भी काफी दूर जा चुका तो मेरे पास सबसे बेस्ट मौका है उस फर्नेस को हासिल करने का, क्योंकि वो फर्नेस अभी वू टाई के पास ही है। मैं उसके पास जाता हूँ और उससे वो फर्नेस हासिल कर लेता हूँ। जिसके बाद वांग वहां से वू टाई के पास जाने के लिए निकल चुका था। दूसरी तरफ हम वू टाई को देखते हैं जो बहुत ही दूर आते हुए एक गुफा के अंदर आ चुका था। वहां पर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही टाइम के अंदर मर जाएगा। तभी कोई से वहां पर आते हुए दिखा देता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट तो कर लेता है लेकिन जैसे वो सामने देखता है कि सामने तो वांग खड़ा है तो वो अपनी पावर को वहां पर हटा लेता है। वो ये देखकर हैरान था कि अरे वाह, वांग ने तो अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन बना लिया, क्या बात है, कमाल का बंदा है ये। वांग जैसे यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उसे पता चलता है कि ये तो फर्नेस अभी भी वू टाई के पास है जिसने अपने स्टोरेज बैग के अंदर उसे छुपा कर रखा हुआ है। वू टाई वांग से कह रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी हालत ऐसी हो जाएगी। मैंने सोचा था कि बड़ी आसानी से मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू कर लूंगा, लेकिन देखो अब मैं कैसी हालत में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। भरोसा ही नहीं कि मैं जिंदा बच पाऊंगा या फिर नहीं। वू टाई को जैसे ही पता चलता है कि वांग की नजर तो यहाँ पर उसके फर्नेस के ऊपर है तो वो फर्नेस को बाहर निकालता है और वांग से कह रहा था कि तुम्हें पता है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये फर्नेस ही हमारी यहाँ पर फोर अलायंस की तबाही का कारण बनेगा, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी औकात है इस फर्नेस को संभालने की, ना ही हमारे फोर अलायंस की थी। अगर तुम चाहते हो ना कि इस फर्नेस को लेना तो तुम बिल्कुल ले सकते क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। जितना इसे हमें बर्बाद करना था ये हमें बर्बाद कर चुका है। तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम इसे लेने के बाद भी सब दुश्मनों से बच जाओगे तो तुम खुशी से इसे ले सकते हो। वांग तो फर्नेस को लेकर एकदम ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह, कुछ करना ही नहीं पड़ा, वू टाई ने तो ऐसे ये फर्नेस दे दिया। वू टाई कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो फर्नेस दे दिया, लेकिन सबसे मुश्किल जो काम तुम्हारे लिए होगा ना वो होगा ब्लड टेरिटरी से बचकर इस फर्नेस को यहाँ से ले जाना, उसमें ही तुम्हारी जान निकलने वाली है। लेकिन वांग तो सोच रहा था कि अबे जाए जो भी कोई बीच में क्यों ना आ जाए, मैं सभी को खत्म कर दूंगा। वो अपने पास से एक पिल की बोतल निकालता है, वू टाई को देते हुए कहता है कि डेली एक पिल खाना, कुछ ही दिन के अंदर तुम बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे जैसे कि पहले हुआ करते थे। इतना कहने के बाद वांग वहां से जा चुका था। अब वांग जैसे ही फर्नेस को लेकर वहां से आगे बढ़ रहा था वो कहता है जितनी तेजी से हो सकता है ना उतनी तेजी से मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना ब्लड टेरिटरी को पता चला कि मेरे पास ही फर्नेस है तो ये सारे के सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जैसे वांग यहाँ से बाहर निकल पाता उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा आइस टावर आ चुका था जो उसके सामने ही आकर खड़ा हो जाता है। वांग ये देखकर हैरान था कि ये क्या चीज है। उसी आइस टावर जो था वहां पर एक एल्डर भी होती है जो यहाँ पर आकर इसी आइस टावर की गार्डियन थी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश
करती है। वो कह रही थी कि कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता, हर एक इंसान को यहाँ पर मरना होगा। वांग पूरी जान लगाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। भागते हुए उसने फूजियान की फैमिली के जितने भी 9 पावरफुल कल्टीवेटर को मारा था उन सभी की सोल को बाहर निकाल लेता है और उस सोल का इस्तेमाल करते हुए उसने उस एल्डर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, ताकि जब तक वो एल्डर सोल से फाइट करे तब तक के वांग को मौका मिल जाएगा यहाँ से भागने का। वो एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी सोल को वहां पर खत्म करने की कोशिश करती है और वहां पर एक चेन बनाकर उसने सभी की सभी सोल को वहां पर कैद कर लिया था। कोई भी सोल उसके अंदर से बाहर ही नहीं निकल पा रही होती है। अटैक करना तो उस एल्डर के ऊपर दूर की बात है, वो एल्डर बड़े शान से वहां पर खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे यहाँ पर चेन के अंदर उस एल्डर ने सभी सोल को कैद किया था, वांग वहां पर कहता है ब्लास्ट, जिसके इतना कहते ही सारी सोल वहां पर ब्लास्ट हो चुकी थी और उनके ब्लास्ट होने से वहां पर खाली धुआं ही धुआं फैल जाता है। उस धुएं की वजह से तो एल्डर को कुछ भी दिखाई नहीं देता कि उसके सामने क्या है और यहाँ पर क्या हो रहा है। तब तक कि वांग को मौका मिल चुका था यहाँ से जाने का, इसलिए वो पूरी रफ्तार के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है। जो देखकर वो एल्डर गुस्सा हो चुकी थी कि इसने मुझे इतनी आसानी से चकमा दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो इतनी आसानी से वांग को नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए वांग जैसे ही आगे बढ़ा होता है वहां पर एक और आइस टावर आ चुका था, जो यहाँ पर आने के बाद भी वांग का रास्ता रोक लेता है। जिसके बाद पूरे गुस्से के साथ वो जो एल्डर थी वहां पर अपना कदम जैसे ही बढ़ाती है, उसके कदम से ही नुकीले आइस स्टोन बाहर निकलने लग गए थे, जिनसे वांग बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता है और उसके बाद उसने वही डीमन की सोल को बाहर निकाल लिया था, जिससे मारने में वांग को थोड़ी परेशानी आई थी और उसके अंदर से उसे एशियन गॉड का ब्लड ड्रॉप भी मिला था। वही डीमन बाहर निकलने के बाद उस एल्डर के साथ फाइट करने लग गया था। वो एल्डर वहां पर वांग को देखकर कह रही होती कि माना कि ये जो बंदा है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी तक कि ये इसकी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं बनी। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया होता ना तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन अभी ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मेरे अटैक को झेल सके, तो मैं आसानी से इसे मार सकती हूँ। वांग वहां पर एंशिएंट गॉड का जो ब्लड ड्रॉप था उसकी थोड़ी सी पावर उसी डीमन की बॉडी के अंदर डाल देता है, जो कि हमेशा से उसी के पास रहा करती थी। ब्लड ड्रॉप की पावर आने की वजह से वो डीमन पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वो उस एल्डर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो डीमन काफी ज्यादा वहां पर भड़क चुका था और उसके अंदर से काफी खतरनाक पावर भी निकल रही थी, लेकिन वो जो एल्डर होती है उसने अपने सामने फॉर्मेशन बनाते हुए उस डीमन के जितने भी अटैक थे उन सभी को रोकने की कोशिश की थी। वो पूरी तरह से फॉर्मेशन में घिर गई होती है और वो डीमन जितना भी अटैक करता है उसका एक भी अटैक उस एल्डर को लग ही नहीं रहा था। वो एल्डर वहां पर कह रही थी कि वांग जो है माना कि नेटसन सोल लेवल पे अभी मौजूद है, लेकिन इसके पास चीजें बहुत कमाल की जिसकी मदद से वो यहाँ पर अटैक पे अटैक किए जा रहा है, लेकिन मैं भी तो देखूं ये कितना ही अटैक को मेरे यहाँ पर रोक लेता है और कितना ये खुद के अटैक को कर लेता है। जिसके बाद तो उसने वहां पर उस डीमन की हालत खराब कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि वो डीमन वहां पर खत्म हो जाएगा और कुछ ही देर के अंदर वो डीमन वहां पर खत्म भी हो चुका था। जैसे वो डीमन खत्म हुआ था उसके अंदर से भी काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलता है, जिस ऑरा का फायदा उठाते हुए यहाँ पर धुआं हो चुका था, तो वांग यहाँ से भाग निकलता है। बहुत ही अच्छा चांस मिल गया था उसे यहाँ से भागने का। जिसके बाद वांग वहां पर अपने उसी सबसे खास वाले फ्लैग को बाहर निकाल लेता है और उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, ताकि यहाँ पर अगर कोई भी आ जाए तो वो सभी के साथ फाइट कर सके। जैसे वो फ्लैग वहां पर एक्टिवेट हुआ था उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल रही होती है और उसके अंदर से इतनी ज्यादा रेड लाइटनिंग की पावर बाहर निकल दी कि पूरा आसमान ही वहां पर रेड हो चुका था। इस चीज को देखकर लॉर्ड मैसेंजर और सारे के सारे लोग दंग रह जाते कि आखिर ये क्या चीज है, ये इतना खतरनाक अटैक यहाँ पर इस मामूली से बंदे ने कैसे एक्टिवेट कर लिया, आखिर ये मामूली बंदा है कि ये क्या है। वांग पूरे गुस्से के साथ अपने फ्लैग को पकड़ता है और उसे जमीन पे मारते हुए वहां पर पूरे बिजलियों की बारिश कर देता है। वो एल्डर कह रही थी कि मामूली सा नेटसन सोल लेवल का कल्टीवेटर इतनी तबाही कैसे ला सकता है, ये आखिर इसने ऐसा किया क्या। यहाँ पर तो पूरा रेड लाइटनिंग से पूरा इलाका भर चुका है। वांग पूरी जान लगाने के बाद उस फ्लैग को उसी आइस टावर की तरफ ही फेंक देता है जो कि उस एल्डर का था। वो आइस टावर के ऊपर फ्लैग लगते साथ ही उसने अपनी रेड लाइटनिंग की पावर की वजह से इतना भयंकर वहां पर धमाका किया था कि आसपास का पूरा इलाका ही तहस नहस हो गया होता है। पहाड़ वगैरह सब टूट फूट चुके थे, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अटैक करने की वजह से वांग की भी यहाँ पर हालत खराब होने लगती है। इसलिए वांग वहां पर अपनी अर्थ स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जमीन के नीचे घुस जाता है, ताकि अभी जो उसकी हालत खराब हुई है इस मौके का फायदा उठाते हुए किसी ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो उतना खास अटैक अभी झेल नहीं पाएगा, इसलिए वो जमीन के नीचे से होते हुए भागे जा रहा था। लॉर्ड मैसेंजर था वो वांग की पावर देखकर एकदम हैरान रह चुका था। वो यहाँ पर प्यार से वांग से कह रहा होता है कि अजनबी कल्टीवेटर तुम कौन हो, मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम थोड़ी देर आकर मेरे पास मुझसे बात करोगे, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि तुमने जो यहाँ पर किया है ना वो किसी कारनामे से कम नहीं है। वांग को पता था कि ये मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा होगा, इसकी बातों में अगर मैं आया ना तो बहुत ही गंदा वाला फंस जाऊंगा। उसी के साथ साथ मेरे पास अभी जितने भी खास वेपन थे सबका तो मैंने इस्तेमाल कर ही लिया, अगर ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया तो बड़ी मुश्किल होगी मुझे इससे पीछे छुड़ाने में, इसलिए भला इसी में है कि मैं यहाँ से जल्द भाग जाऊं। जिसके बाद वांग पूरी रफ्तार के साथ जमीन के अंदर से होते हुए वहां से बस भाग रहा था कि भाड़ में गए सारे लोग, मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे जिस
चीज से मतलब था वो चीज मुझे मिल गई, तो अब मैं यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि पूरा का पूरा 4 अलायंस यहाँ पर खत्म हो गया, उसका नामो निशान यहाँ से खत्म हो चुका है। जितने भी ब्लड टेरिटरी के लोगों ने वहां पर 4 अलायंस के लोगों को मारा था और उनकी सोल वगैरह को कैप्चर किया था, उन्होंने पूरे 4 अलायंस के अंदर उनकी सोल को ऐसे ही फेंक दिया ताकि वो सारे लोगों को यहाँ पर दबा सके। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ब्लड टेरिटरी ने 4 अलायंस के इलाके पे कब्जा करना शुरू कर दिया। मानो कि अब पूरा 4 अलायंस का जो इलाका था वो ब्लड टेरिटरी के कंट्रोल में जा चुका है और यहीं पर वो लोग स्थापित होने वाले हैं। कुछ ही साल के अंदर ये इलाके में भी ब्लड टेरिटरी के लोग रहना शुरू कर देंगे। लेकिन जो भी 4 अलायंस के लोग जो थे, जो बड़ी मुश्किल से बच गए हैं, उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली है। वो लोग अब दुनिया के सामने आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो दुनिया के सामने आएंगे तो उन्हें भी पूरी तरीके से मार दिया जाएगा, जैसा कि उनके बाकी साथियों को मार दिया गया है। इसलिए सभी ने अपनी पहचान छुपा ली है और जितना हो सका था वो लोग उतनी दूर यहाँ से जा चुके हैं। यही था अंत 4 अलायंस का, जिसका नामो निशान अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिसके बाद हमें करीब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वांग को देखते हैं वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था। कल्टीवेशन करने में उसका जो त्यानियन पर्ल होता है वो उसकी मदद कर रहा था। वो उसी पर्ल की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपना कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि जल्द से जल्द वो यहाँ पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर ले। वांग वहां पर कह रहा था कि उस अर्थ एलिमेंट वाले ड्रैगन की पावर लेने के बाद मेरे त्यानियन पर्ल का जो अर्थ एट्रीब्यूट था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि उसके अंदर अर्थ एलिमेंट की पावर बिल्कुल फुल हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इसके पास सिर्फ अर्थ एलिमेंट की ही पावर होगी। हो सकता है कि इसके पास और भी एलिमेंट की पावर हो जिन्हें मुझे आगे चलकर कंप्लीट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं अभी तक के त्यानियन पर्ल जो है ना, उसे अच्छी तरह से पहचान नहीं पाया कि आखिर इसका क्या यूज है और ये कितना मिस्ट्री को छुपा कर रखा हुआ है। मुझे लगता है कि मैं इसे धीरे धीरे करते ही डिस्कवर कर पाऊंगा। अचानक से तो ये मुझे नहीं पता चलेगा, इसके लिए मुझे और ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं अपने त्यानियन पर्ल का सीक्रेट अच्छी तरह से जान सकूं। अगर इससे 5 एलिमेंट की पावर की जरूरत पड़ती है ना, तो मैं उसे भी पूरा करने की कोशिश करूंगा ताकि देख सकूंगी जब त्यानियन पर्ल के हर एलिमेंट की पावर पूरी तरह से परफेक्ट हो जाती है ना, तो मेरा त्यानियन पर्ल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उम्मीद है कि वो दिन जल्दी आएगा जब मेरा त्यानियन पर्ल पूरी तरह से पावरफुल हो जाएगा। साथ ही साथ मुझे जितना लगता है ना कि मैंने काफी हद तक के अपनी कल्टीवेशन के एंड स्टेप पे पहुंच चुका हूँ। बस एक कदम और मैं पीछे हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए। यहाँ तक कि बस 2-3 साल और लगेंगे, उसके बाद मैं 100% ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूंगा। मुझे मेरा लाइफ और डेथ का आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना बिल्कुल अच्छी तरह से आ चुका है, तो अब कुछ भी स्टेप नहीं बचा। बस शांत की कल्टीवेशन चाहिए ताकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू किया जा सके। इसके बाद वहाँ गुफा से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो उसी 4 अलायंस की जगह को देख रहा था, जो कि अब पूरी तरह से ब्लड टेरिटरी में बदल चुकी थी। वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह खड़ी हो गई होती है जो कि ब्लड टेरिटरी की थी। इस चीज को देखकर वांग एकदम ज्यादा हैरान था कि ये लोग कितने ज्यादा फास्ट हैं। मैंने करीब 5 साल तक की भी यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं की और 5 साल में तो इन्होंने पूरा नजारा ही बदल दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कभी इस जगह पर 4 अलायंस हुआ करता था। पूरी तरह से नामो निशान उनका खत्म हो चुका है और पूरी तरह से यहाँ पर ब्लड टेरिटरी ने अपना कब्जा जमा लिया। यही जो नई ब्लड टेरिटरी यहाँ पर स्थापित हुई थी, इसी की गलियों में वांग घूमना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, कैसी कैसी चीजें हैं। वांग को यहाँ पर कोई पहचान नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर 5 साल के करीब हो चुके थे, तो शायद लोग भूल गए होंगे कि वांग कौन था। इसी वजह से वो बेफिक्र होकर आराम से यहाँ पर घूम रहा होता है। घूमते हुए उसे जितने भी मासूम लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग थे, उन सभी को बड़े बड़े पत्थर को उठाने का काम दिया गया होता है। यही सारी चीजें वांग यहाँ पर देख रहा था कि सारे लोग पत्थर उठाकर इधर उधर से ले जा रहे हैं जो कि बर्फ के पत्थर थे, और उसे तराश कर लोग अलग अलग चीजें बना रहे होते हैं। गरीबों पे अत्याचार तो ऐसा लग रहा था यहाँ पर भी किया जाता है। जैसे जैसे वांग आगे बढ़ा था उससे कुछ न कुछ तो अजीब सा ऑरा लगता है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जितने भी उसके आसपास लोग गुजर रहे थे उन सभी को चेक करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर मुझे अजीब सी फीलिंग किस इंसान के अंदर से आ रही है। तब उसे वहाँ पर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जिनके आसपास काफी अजीब सा ऑरा फैला हुआ था। वो सारे लोग एकदम ज्यादा घबरा कर चल रहे थे। वांग ये चीज देखकर हैरान था कि आखिर ये लोग है कौन और इनके साथ ऐसा क्या हुआ। ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी अजीब तरह की सजा दी गई है और ये लोग पल पल मर रहे होंगे। यहाँ पर अनगिनत तो मॉर्टल इंसान ही है, यानी कि मामूली लोग जिनका कल्टीवेशन से वास्ता ही नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें इतनी अजीब तरह की सजा क्यों दी गई होगी। वांग यहाँ पर कुछ सोचता भी है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर आखिरकार इस ब्लड टेरिटरी के अंदर चल तो चल क्या रहा है। इसलिए वो इन सब चीजों पे उतना वापस से ध्यान नहीं देता और दोबारा से वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।